भारत में कोई भी चुनाव हो किसी उत्सव से कम नहीं होता और इस उत्सव में नेताओं के बयानों के तीर रॉकेट की तरह चलते रहते हैं। इन चुनावों में भी हमने इसका नमूना जलेबी के रूप में भी देखा। अभिषेक जी, हरियाणा का चुनाव ऐसा लगा जैसे अखाड़ा कांग्रेस ने सजाया हो और मेडल बीजेपी लेके चली गई। तो एक रसोइया था जो खाना पकाता था। पहले दिन रोटी जली तो उसने कहा तवा बदल दो। लोगों ने तवा बदल दिया। दूसरे दिन रोटी जली, उसने कहा कि चूल्हा बदल दो। चूल्हा बदल दिया गया। तीसरे दिन रोटी जली, उसने बोला पूरा का पूरा गैस सिलेंडर बदल दो। चौथे दिन फिर रोटी जली, उसके बाद उसने कहा कि ऐसा है, ये आटा बदल दो। मगर किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं हुई कि भाई रसोईया बदल दो। अब रही बात श्रीनगर के वोटिंग की, तो ये रिजल्ट तो आना था, यही रिजल्ट आना था। आप गला काट के दे देंगे तब भी यही रिजल्ट आना था, क्योंकि प्रॉब्लम ही मोदी से। आप रोजगार दे दें, आप वहां पर थिएटर बना दीजिए, वहां पे वापस क्रिकेट स्टेडियम चालू कर दीजिए, कुछ भी डेवलपमेंट कर दीजिए, सड़कें बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि विकास के नाम पर वो वोट करते। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं वो अभिषेक तिवारी जी हैं। ये द अभिषेक तिवारी शो नाम से एक जबरदस्त यूट्यूब चैनल चलाते हैं। जमीनी राजनीति और पत्रकारिता पर इनकी एक गहरी पकड़ है और सटीक विश्लेषण के साथ इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये वाणी और विचारों के अत्यंत धनी व्यक्तित्व हैं, इसलिए इनके वाणी को सुना जाता है और विचारों को समझा जाता है। आज हम इनसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों पर चर्चा करेंगे। अभिषेक जी, आपने आपके व्यस्त समय में से थोड़ा समय हमारे चैनल के लिए दिया और इस चर्चा के लिए दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आपके चैनल मेरा रुख के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। आपको बहुत बहुत प्रणाम। जी, पहले बात करते हैं हरियाणा की। भारत में कोई भी चुनाव हो किसी उत्सव से कम नहीं होता और इस उत्सव में नेताओं के बयानों के तीर रॉकेट की तरह चलते रहते हैं। इन चुनावों में भी हमने इसका नमूना जलेबी के रूप में भी देखा। अभिषेक जी, हरियाणा का चुनाव ऐसा लगा जैसे अखाड़ा कांग्रेस ने सजाया हो और मेडल बीजेपी लेके चली गई। क्या कांग्रेस को कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आंतरिक कलह ले डूबी, जिन्होंने अपने स्वार्थ को पार्टी के हितों से ऊपर समझा, या फिर जो हमें मीडिया में दिखाई दे रहा था या दिखाया जा रहा था वो सच्चाई से काफी परे था? देखिए राहुल सर, एक छोटा सा 2 लाइन का स्टोरी सुनाता हूँ। एक रसोइया था जो खाना पकाता था। पहले दिन रोटी जली तो उसने कहा तवा बदल दो। लोगों ने तवा बदल दिया। दूसरे दिन रोटी जली, उसने कहा कि चूल्हा बदल दो। चूल्हा बदल दिया गया। तीसरे दिन रोटी जली, उसने बोला पूरा का पूरा गैस सिलेंडर बदल दो। चौथे दिन फिर रोटी जली, उसके बाद उसने कहा कि ऐसा है, ये आटा बदल दो। मगर किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं हुई कि भाई रसोईया बदल दो। रसोई मतलब प्रॉब्लम राहुल गांधी की है, ये हुडा, ये शैलजा जी, ये प्रॉब्लम नहीं है। एक चुनाव लोकसभा में एक फ्लूक होता है, गलती से महाराष्ट्र में और यूपी में संभावित रिजल्ट बीजेपी के फेवर में नहीं आता, फिर भी बीजेपी पूरे जो इंडी अलायंस थी उससे 8 सीट अधिक लेके आती है। 240 का नंबर होता है बीजेपी के पास। बहरहाल, जो मेरा पॉइंट है कि सोशल मीडिया पे बैठे हुए कांग्रेस कार्यकर्ता जो आज पत्रकार हैं, जैसे कि अभी हरियाणा बीजेपी ने एक ट्वीट किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अशोक वानखेड़े, अभिषार शर्मा, दीपक शर्मा, इन लोगों को सुनना चाहिए रिजल्ट के बाद। तो ये ठीक है, ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पत्रकार या यूट्यूबर के भेष में घूम करके, प्रॉब्लम कहां है पता है, ये चूंकि पत्रकार तो है नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, तो ये लोगों से भी यही सुनना चाहते हैं कि कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी हार रही है। जब आप ये मान के चलते हो कि हम यही सुनना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको कांग्रेस का बढ़ता हुआ 12% वोट शेयर दिखेगा। बीजेपी जो 37% पर थी वो 38, 39 जा रही है, वो अपने वोट को कंसोलिडेट करके और बढ़ी, वो दिखेगा ही।
दूसरी बात, छोटा स्टेट है ना, तो किसी भी पार्टी को 12% अधिक वोट मिलेगा पिछली बार से, तो उसकी गूंज बहुत अधिक होगी, वो भी बराबर। अगर उसका वोटर वोकल हो। कांग्रेस के जो वोटर हैं वहां पे, जाट और जो बाकी लोग थे, वो बड़े वोकल वोटर हैं वहां के। लेकिन जो बीजेपी का वोटर है वहां का साइलेंट वोटर है, वो बोलेगा नहीं। वो आप बताइए, आपके गांव में 6-7 लठैत रहते हो, तो कोई आएगा, मान लीजिए पार्टी के लोग, किसी भी XYZ पार्टी के लोग, वो उसको घेर के उसको भगा देंगे गांव से। आप बोलने जाएंगे उन लठैतों से? भाई जो नेताओं को भगा रहा है, तो लेकिन वो तो देख रहा है गांव में कि चलो ठीक है, इनकी तादाद अधिक है, ये अभी नेता को भगा दे रहे हैं, कल तो इसी गांव में हमको भी रहना है, जीना है, बराबर। मेरा जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो बीजेपी ने जो ओबीसी के अंदर अपना स्ट्रांग होल्ड किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा ब्लंडर कहां हुआ है मैं आपको बताता हूं, कोई पत्रकार नहीं बताएगा। जीटी रोड में खूब किसान आंदोलन का ड्रामा चला, पिछले 3-4 सालों से चल रहा है। सबने किसानों के पास माइक ले जाके पूछा कि भाई आप आंदोलन कर रहे हैं, फलाना ढिमकाना कर रहा है, क्या हो रहा है, उसमें कितने किस प्रकार के तत्व थे, वो डिबेटेबल इशू है, वो बात की बात है। लेकिन किसी ने उस पूरे इंटायर जीटी रोड पे, रोड के इस साइड या रोड के लेफ्ट साइड या राइट साइड रहने वाले लोग, जो गांव जो कस्बे हैं, उन लोगों से जाके बातचीत की कि जो किसान आंदोलन के नाम पे ड्रामा चल रहा है, इससे आपके जीवन में पिछले 4 साल में क्या बदलाव आया है? इंटायर जीटी रोड बेल्ट का आप इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिएगा राहुल जी, कांग्रेस साफ हो गई है वहां से। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आम आदमी को पता नहीं है कि शंभू बॉर्डर पर किस प्रकार से बच्चों, किस प्रकार से लोगों को बेअदबी के नाम पर मारा गया, किस प्रकार से महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई, किस प्रकार से शराब बट रहा था, बर्गर पिज्जा बट रहे थे और किस प्रकार की ड्रामेबाजी चल रही थी। लोगों को पता नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको लगता है कि आप ही मीडिया के वो स्तंभ है जिसके वजह से सभी लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और आपके कहने पर वोट देंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। बराबर। लंका कांड में एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जिस प्रकार से टिटिहरी को ऐसा लगता है कि वो उल्टा होकर के नहीं सोएगा, पांव आसमान की तरफ रख के नहीं सोएगा, तो आसमान गिर पड़ेगा, क्योंकि वो भ्रमित होता है। तो ये वही टिटिहरी है, इनको लगता है कि ये बोल रहे हैं कि बीजेपी हार जाएगी तो हार जाएगी, ये बोलेंगे कि बीजेपी नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी, कांग्रेस जीत रही है 70 सीट 65 सीट। आप समझ रहे हैं राहुल जी कितना बड़ा ब्लंडर है? इनमें से किसी ने अपने ऑडियंस के साथ माफी नहीं मांगी। अब ये दूसरा अपराध कर रहे हैं, इनको इसके लिए जेल में होना चाहिए। ये इस देश के स्वायत्त संस्था चुनाव आयोग पर, देखिए मैं इलेक्शन में प्रोसेस कैसे होता है, चूंकि आप भी सॉफ्टवेयर फील्ड से रिलेटेड है, मैं आपके चैनल पर भी ये खुला आह्वान करता हूं, चैलेंज करता हूं, कोई माई कलाल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आदमी ईवीएम को जिस चुनावी प्रोसेस के थ्रू वो गुजरती है, अगर वो हैक करके दिखा देगा, मैं अपने चैनल की सारी अर्निंग दे दूंगा, मैं स्वयं उसकी गुलामी करूंगा, आजीवन गुलामी करूंगा। नहीं कर सकते हैक, बराबर। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी जब एक्सटर्नल करेक्शन नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट, आप चूंकि सॉफ्टवेयर फील्ड से है, किसी भी सॉफ्टवेयर को हैक करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उस खाली स्पेस में एक बग छोड़ने का स्पेस होना चाहिए। सिंगल प्रोग्राम होता है, वहां बग छोड़ने का स्पेस नहीं होता, आप हैक नहीं कर सकते। लेकिन तुलना क्या होती है कि यहां से बैठे बैठे सैटेलाइट को यूज किया जा सकता है, ईवीएम को नहीं किया जा सकता। अरे महामूर्ख, वो प्रोग्राम्ड ही इसी के लिए है, वो कनेक्टेड है। इस मूर्खता की कोई पराकाष्ठा नहीं है। एग्जैक्टली। और कल जब पवन खेड़ा बता रहे, सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, कल जब कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नेता बता रहे थे कि एक ईवीएम की बैटरी 99% थी, वो ईवीएम से हम हार गए, और 60% 50% वाली से हम जीत गए, तो ये एक बड़ा ही हास्यास्पद था कि कैसे, मतलब जो ईवीएम लोकसभा चुनाव में ठीक थी, जिसने आपको 99 सीटें लाके दी, वही ईवीएम कश्मीर में ठीक है जिसने आपके अलायंस को सत्ता में बिठाया
और वो ईवीएम जो आपके भ्रम के तौर पर आपको लग रहा था 65 सीटें आपको जितवा देगी, पर आपको नहीं जितवा पाई, तो वो ईवीएम वहाँ पर खराब हो गई। नहीं, नहीं, उस पे ल आप देखिए प्रज्ञा यादव मिश्रा या अशोक वानखेड़े जैसे लोग खुलेआम ईवीएम के विरोध में जिस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहे हैं, चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए ऐसे पत्रकारों पर, कार्रवाई करनी चाहिए, कहिए कि या तो तुम प्रूव करके दिखाओ, तुम हैक करके दिखाओ, वरना बी रेडी टू गो टू जेल। आपको जाना पड़ेगा। यू मस्ट हैव टू गो टू जेल। क्योंकि क्या है ना कि देखिए एक फ्लैट अर्थ सोसाइटी के लोग हैं, वो तो पहले से हुँ, ही मानते हैं। जिन हुँ, लोगों ने अर्थ को ही फ्लैट मान लिया वो तो कहेंगे ही भैया ईवीएम हैक है। लेकिन बराबर। आप इससे इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। इस देश की डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। इस देश के लोग एक दूसरे को मारने पीटने लगेंगे, सिविल वार की स्थिति पैदा हो जाएगी ईवीएम के नाम पे आप जो कर रहे हैं। ये कोई चुनाव तक सीमित नहीं है ना बात। तो इस चीज की वजह से मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को रोकना पड़ेगा। हुँ, बहुत गंभीर बात है। बराबर। अभिषेक जी, इसमें ऐसा दिखाई दे रहा था या दिखाया जा रहा था कि बीजेपी से जाट नाराज है, युवा नाराज है, किसान नाराज है, अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि हरियाणा से बहुत लोग आर्मी में जाते हैं। क्या ये मुद्दे वाकई में जमीनी स्तर पर थे और कांग्रेस इनको भुना नहीं पाई, या फिर बीजेपी ने इसे काफी अच्छे से मैनेज किया? हम्म, चलिए इसका भी उदाहरण देता हूँ। देखिए बीजेपी का एक प्रोग्राम है खेलो इंडिया। हम्म, पहली बार देश में खेल के लिए ओलंपियन पैदा करने के लिए देश में 4,000 करोड़ का अलग से फंड अलॉट हुआ है हर वर्ष का। हम्म, 2012 में इंडियन हॉकी टीम, लोगों को याद हम्म, नहीं होता, हमें तो याद है ना, इंडियन हॉकी टीम बराबर। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत करके आई थी। 25,000 रुपए कांग्रेस की सरकार ने प्रति खिलाड़ी को रिवॉर्ड दिया था, हम्म, जिसे हॉकी खिलाड़ियों ने ठुकरा दिया। हम्म, इसके बाद हॉकी टीम के कैप्टन को सामने से आके बोलना पड़ा कि हमारे पास खेलने के लिए ढंग के जूते नहीं है। बराबर। फंडिंग छोड़िए, आप कल्पना कीजिए कि इंडियन नेशनल हॉकी टीम के पास ढंग के जूते नहीं है। 2012 में कोई बहुत बीती बात नहीं है, मात्र 12 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, जब कांग्रेस सत्ता में थी। उस वक्त आपको याद होगा कि 70,000 75,000 करोड़ का 2G स्कैम हो रहा था, कोल स्कैम हो रहा था, जी। जिसे आज ये लोग कहते हैं ना कि सबसे बड़ा घोटाला जो है ये चंदा देने वाला जो निकला है। 11,000 करोड़ का टोटल वॉल्यूम है उसका। हम्म, और CWC, कॉमनवेल्थ घोटाला, इनका नंबर गिनते गिनते लोग थक जाएंगे। बराबर। अब बात यहां पर है कि जब 240 सीट पर इंडिया आई थी तो बहुत सारे बीजेपी के जो हार्डकोर भक्त थे या सपोर्टर थे, जो मोदी की पॉलिसी को लेकर क्रिटिसाइज भी करते थे, वो भी उदास थे। बीजेपी हम्म, समर्थक उदास नहीं थे। लेकिन जब यूं करके पहलवान साहब निचोड़ रहे थे अपनी टी शर्ट को, तो हरियाणा के हर दूसरे तीसरे चौथे घर में जो है ना, आज ओलंपियन पैदा हो रहा है इसी योजना के बराबर। कारण, क्योंकि पहली बार फंड मिलने लगे। वो हम्म, एक साथ बायकॉट कर गए। किसी ने पूछा उनसे कि आप विनेश फोगाट के साथ, अच्छा विनेश फोगाट जिस प्रकार के भाषण दे रही थी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगा रही थी, उस सब का, देखिए ये पहलवान आंदोलन के नाम पे ड्रामे की हार है, ये किसान आंदोलन के नाम पर ड्रामे की हार है। ये जितने झूठ और षड्यंत्र इन लोगों ने रचे हैं, हरियाणा की जनता ने एक साथ सभी षड्यंत्रकारियों को हराया है। अब आप देखिएगा ये सब भाग के सोनम वांगचुक के पास जाएंगे, बराबर। क्योंकि धंधा बंद नहीं होना चाहिए ना। बेसिक धंधा तो आंदोलन ही है, कमाई तो आंदोलन से ही होनी है। अब थोड़ा सा हम लोग हरियाणा से कश्मीर की तरफ चलें, तो हमें जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों को अलग-अलग करके समझना होगा क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं तोला जा सकता। पहले मैं जम्मू की बात करता हूँ आपसे। जम्मू में बीजेपी ने जिनके टिकट काटे वो निर्दलीय लड़े और जीत भी गए। तो जम्मू में बीजेपी से कहाँ पर चूक हुई? आई बिलीव कि जम्मू में उतनी चूक नहीं हुई है। आप 29 हुँ, सीट पर हैं और अ,
ठीक है, ये आपका वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस है, ये लोग भूल जाते हैं। देखिए, जब हुँ, आलोचना करनी होती है तो बहुत सारे पॉइंट्स लोग लेके आते हैं। हुँ, लेकिन आप देखिए कि अगर बीजेपी के 2019 में 303 के नंबर नहीं आए होते या 2014 में 240 सीट आए होते, 282 की जगह, तब लोग कहते फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। क्यों? वो इस वजह से क्योंकि पिछले कई दशकों से तो फुल मेजोरिटी की कोई सरकार नहीं बनी। कांग्रेस का रीसेंट इवेंट्स में जो बेस्ट परफॉर्मेंस था वो 2009 में 209 सीट का था। हुँ, बीजेपी 2 टर्म फुल मेजॉरिटी के साथ अपने दम पर आई और इस बार भी 240 का नंबर अकेले लेके आई है। तो बहुत फैंटास्टिक परफॉर्मेंस है। उसी प्रकार से जो जम्मू के अंदर का परफॉर्मेंस है 29 सीट आप देखिए टोटल, बीजेपी का इससे बेटर कभी रहा है क्या? तो आप हुँ, देखेंगे नहीं रहा है, बहुत कम बार रहा है। हुँ, अब रही बात श्रीनगर की वोटिंग की, तो ये रिजल्ट तो आना था, यही रिजल्ट आना था। आप गला काट के दे देंगे तब भी यही रिजल्ट आना था। हुँ, क्योंकि प्रॉब्लम ही मोदी से है। आप रोजगार दे दें, आप वहां पर थिएटर बना दीजिए, वहां पे वापस क्रिकेट स्टेडियम चालू कर दीजिए, कुछ भी डेवलपमेंट कर दीजिए, सड़कें बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि विकास के नाम पर वो वोट करते नहीं है। उनका फंडामेंटल ही अलग है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, फंडामेंटल उनका जो है अलग है। फ्लैट अर्थ सोसाइटी टीम का वो वोट जो है वो रिलीजन के नाम पे करता है, लेकिन दूसरों से एक्सपेक्ट करता है कि वो सेकुलर बना रहा है। सो ये हुँ, जो चेंज आया है ना, इधर इवन आप देखेंगे रिजल्ट क्यों आ रहे हैं। आप देखिए मम्मन खान जीत गया हरियाणा में 1 लाख वोट से। तो आप जब यूनाइट होंगे नू में, तो आपको क्यों लगता है कि उसके आसपास के हिंदू यूनाइट नहीं होंगे? आपको क्यों लगता है कि सोशल मीडिया के इस दौर में जहां पर कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो चुका है, वहां पर हिंदू पोलराइज नहीं होगा? आपको क्यों लगता है कि सिर्फ जाट पोलराइज हो सकते हैं, जाट माइनस बाकी ओबीसी पोलराइज नहीं होंगे? और अब तो स्थिति ये है कि आप लोग जिस प्रकार से अंबाला रीजन का हम रिजल्ट चेक कर रहे थे, लगभग 25 से 30% का अगर आप एवरेज निकालेंगे, कम से कम उस रीजन में जो हुड्डा से नाराज जाट हैं, उन सब ने बीजेपी को वोट किया। तो ये तो हुँ, आपकी बर्बादी की कहानी है। ये कहना चाहिए हमें एक लाइन में कि कांग्रेस के दलाल पत्रकारों ने कांग्रेस को हराया, क्योंकि झूठा और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ये होता है। जी। एक और चीज़ मैं आपसे जम्मू से रिलेटेड पूछना चाहूँगा कि जो वहाँ पर परिसीमन हुआ, तो क्या परिसीमन को बीजेपी जितना अपने फ़ेवर में मान रही थी, उतना वो नहीं उसके फ़ेवर में गया? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। जम्मू रीजन की सीटें बढ़ी है, हुँ, 43 हो गई है, बहुत क्लोज हुआ है। तो आप जम्मू रीजन में 53 तो नहीं कर सकते थे ना। हुँ, वै क्योंकि ये अभी भी पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं हो रहा है, ये एरिया के हाँ, हिसाब से हो रहा है, ये बात हाँ, देखना पड़ेगा। हाँ, पॉपुलेशन के हिसाब से होता तो हो भी सकता था 50, लेकिन वो हुँ, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं हो रहा है ना। तो बराबर। इसी वजह से आप ये देखिए कि वैष्णो देवी की सीट जीतना, कोई बात ही नहीं कर हुँ, रहा है कि बीजेपी वैष्णो देवी की सीट जीती। हुँ, तो ओवरऑल आई बिलीव कि वैसे भी देखिए जम्मू में या श्रीनगर में या जम्मू कश्मीर में जो नाम देना चाहे किसी की भी सरकार है, चलना तो हुँ, एलजी का ही है। तो कोई हुँ, मतलब नहीं बनता, सारी पावर जो है वो तो उन्हीं के पास है। वैसे भी अब्दुल्ला ने टोन चेंज कर लिया कांग्रेस को लेकर के, क्योंकि वो जानता है कि एलजी के साथ मिलकर के ही सत्ता चलानी है अगली 5 साल। बराबर। तो ऐसे ही होगा और अब तो उन्होंने 370 पे भी यू टर्न मार लिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सी नेशनल परिदृश्य में जम्मू एंड कश्मीर के रिज़ल्ट को लेकर के ना कोई प्रभाव पड़ना था, ना कोई प्रभाव हुँ, पड़ना है। लेकिन हरियाणा को लेकर के प्रभाव पड़ना था और वो पड़ा है। हुँ, और आप देखिए महाराष्ट्र में भी आपस में अब बस लाठियाँ निकलनी बाकी है। बराबर। जी। मैं आपने अभी कश्मीर से रिलेटेड थोड़ा-सा अभी ज़िक्र किया आपके पहले वाले आंसर में। मैं उसी बात को अगर थोड़ा-सा बहुत प्रिसाइज़ली आपसे अगर पूछूँ कि कश्मीर के लोगों को विकास से लगता है कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ़ 370 का चूरण ही सर पसंद है। कश्मीर के लोगों को नहीं, कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों को सर। हाँ, एग्ज़ैक्टली तो उन्हें वो 370 का चूरण ही पसंद है, जो उन्हें चटाएगा वो उनको वोट चला जाएगा। 370 रहता तब भी नहीं देते। एग्ज़ैक्टली आ आ तो ये उनका ये एक बड़ी फंडामेंट देखिए पूरी दुनिया में सर, पूरी दुनिया में ये लोग सेम पैटर्न पे वोट करते हैं। आपको आपको एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई माओ के नाम पे पार्टी बना था, जो कि भारत में है। माओ डेमोक्रेटिक था क्या? वो डेमोक्रेसी का समर्थक था क्या? तो माओ के समर्थन या माओ के समर्थक जो डेमोक्रेसी के अंदर पार्टी बना रहे हैं, क्या वो डेमोक्रेटिक हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते।
उसी प्रकार से मुस्लिम्स कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं हो सकते, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट ही है उम्मत। उम्मत के कॉन्सेप्ट में ये संभावना ही नहीं बनती है। तो आप 370 लगा लो के दे दो, अपना दिल गुर्दा निकाल के दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, वो वोट नहीं देंगे। आपको ऐसे ही ट्रीट करना है, ऐसे ही चुनाव लड़ना है। जी। अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस नहीं होता तो क्या ये रिजल्ट कुछ उल्टा हो सकता था? नहीं, तब भी उल्टा नहीं होता। ओके, चलिए अब मैं थोड़ा-सा इन दोनों चुनावों के परिदृश्य को थोड़ा-सा आने वाले जो दूसरे चुनाव हैं, उनसे थोड़ा-सा मैं जोड़ के देखने की कोशिश करना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इन चुनावों का महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनावों पर या फिर राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर पड़ सकता है? महाराष्ट्र, झारखंड पर तो डेफ़िनेटली पड़ेगा। दिल्ली हुँ, का चुनाव बहुत क्लोज़ रहेगा, मैं अभी भी मानता हूँ आम आदमी पार्टी का बेस है। वो इसलिए है क्योंकि हुँ, उसका बेस फिर वही कश्मीर वाला जो मैंने आपको उदाहरण दिया। हुँ, आप देखिएगा यमुना पार के जितने मुसलमान हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आप साथ में लड़ो, कांग्रेस वहाँ पर देखिएगा वो कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। वो वो उनको वोट करेंगे जिनको जो बीजेपी को हरा सकता है। बहुत सीधी फिलॉसफी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं समझना। वो शुरू हुँ, से ही टैक्टिकल वोटर रहे हैं और इसी प्रकार से काम होगा और इसी प्रकार से वोटिंग होता रहेगा। ठीक है? तो कुल मिला के अब कहानी बस ये है कि भाई इसमें महाराष्ट्र में और इसमें क्योंकि कार्यकर्ताओं के मनोबल पे फ़र्क पड़ता है। कांग्रेस हुँ, के मनोबल पे फ़र्क पड़ेगा। अ, एन ए एनडीए जिसको महायुति है, उसके मनोबल पे फ़र्क पड़ेगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो महाविकास अघाड़ी है, उसके मनोबल पे फ़र्क पड़ेगा। रही बात झारखंड में, तो झारखंड का दायित्व इस वक़्त हेमंत बिश्व शर्मा जी उठा रहे हैं और पिछले 1 महीने से आप देख रहे हैं कि वो ग्राउंड पर किस प्रकार की बातें बोल रहे हैं, जिस प्रकार से वो एनआरसी की बात कर रहे हैं, घुसपैठ की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं, वो असर डालेगा, इम्पैक्ट डालना ही डालना है। हुँ। चलिए आज आपने बड़ा एक विस्तृत तौर पे इन चीज़ों के ऊपर बात करी और एक विश्लेषण किया और आई एम श्योर ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी बारीकियाँ होती है जो वही बता सकता है जो जिसका इतना अनुभव होता है और विश्लेषण और एनालिसिस और कई सारे शोज़ बहुत सारे होते हैं, पर चीज़ों का बारीकी से विश्लेषण और जहाँ पर जो चीज़ें दिखती नहीं हैं, उनमें से भी रीड बिटवीन द लाइन करके बताना, वो चीज़ आपने आज बखूबी हमारे दर्शकों को बताया और आज आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे भविष्य में फिर किसी इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आपसे जुड़ के बात कर सकें और आपके विश्लेषण का आनंद ले सकें। आज आपके समय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।